60 में बनाई हुई फिल्म में जो कवाली है उस पर है, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखें। इसके पहले कि मैं इस कवाली के बारे में कुछ बताऊं, ग्रेट कवाली है। आखिर क्या वजह है कि मुगले आजम फिल्म में ये कवाली रखी गई? और मुगले आजम से मिलती जुलती फिल्में जो हैं, अनारकली का कैरेक्टर है, आप सबको जानकारी होना चाहिए कि अनारकली और मुगले आजम के कैरेक्टर पे मिलते जुलते 7 फिल्में बनी। मुगले आजम तो उनमें से सिर्फ एक, ऐसी 7 फिल्में। मुगले आजम बनने से पहले भी अनारकली नाम से एक फिल्म बनी थी, जो एक बार और बनी। फिर उसके बाद और भी कई, पाकिस्तान में कोई नाटक लिखा गया था। लेकिन मुगले आजम, हम ये इस कवाली को जब याद करते हैं तो मुगले आजम को याद करते हैं, वो मुगले आजम जो के आसिफ साहब ने। तो करीमुद्दीन आसिफ साहब ने इसके पहले एक ही फिल्म बनाई थी, फूल नाम की फिल्म बनाई थी, और कोई फिल्म नहीं बनाई थी। तो फूल नाम की जो फिल्म बना रहे थे, तभी उन्होंने सोचा कि हम मुगले आजम फिल्म बनाएं। तो वो 1940s 44 के आसपास की फिल्म है। तब तक इस बीच में देश आजाद हो गया, बहुत सारे लोग जो इधर थे उधर चले गए, उधर के लोग इधर आ गए, समझ रहे, उधर उधर जो हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, टेक्नीशियंस वगैरह। तो के आसिफ साहब ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने कहा मैं फिल्म तो बनाऊं। और फिल्म ये रिलीज हुई 1960 में, 1960 में। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म बनने में करीब 10 साल लग गए। फिल्म बनने में जो देरी हुई, उसकी वजह जो है, अफसाना से हकीकत बनने की कहानी मुगले आजम करके किताब है, हिंदी में किताब है, सुशीला कुमारी जी ने लिखी है, जो विनोद विप्लव जी की पत्नी, धर्म पत्नी है। हमने वो किताब पढ़ी है। हमने मुगले आजम पे बहुत सारी और किताबें पढ़ी है। उन सबको जोड़ करके, और जो कुछ ऐसी चीजें जो मेरे पास में और किसी के पास, शायद कुछ चीज तो और किसी के पास नहीं, हम वो वहां से शुरू करते हैं जो किसी और के पास में नहीं। वो ये कि मुगले आजम, आपको याद होगा कि ब्लैक एंड व्हाइट में फिल्म बनी थी। इसमें से सिर्फ एक बना था जो कि कलर में बनी थी, बाकी सारी ब्लैक एंड व्हाइट में। कोई गीत है जो विनोद विप्लव जी आपको बता देंगे, शीश महल का गीत है। शीश महल का सेट खड़ा किया गया था लाहौर के शीश महल की तरफ से। ये फिल्म तो ब्लैक एंड व्हाइट में, जो फिल्म ये ब्लैक एंड व्हाइट से कलर में बनी थी, कन्वर्ट हुई टेक्नोलॉजी के सहारे। एक दौर आया कि हिंदुस्तान की बहुत सारी फिल्में जो ब्लैक एंड व्हाइट में बनी है, उसको कलर किया गया, टेक्नोलॉजी। उसमें वो जो पहली फिल्में ऐसी कही थी, उसमें मुगल आजम। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य है। मुगल आजम में जो किरदार हैं सलीम के, दिलीप कुमार साहब, वो हमारे बीच में हैं। इसलिए मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं करूंगा कि जो गलत हो। वो है कि दिलीप कुमार साहब की तबीयत थोड़ी नासाज हो, समझते, वो तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं थी। तो लखनऊ के एक बुजुर्गवार थे, ओल्ड एज के, और फिल्मों के बड़े कदरदान थे। दिलीप साहब का जबरदस्त था। तो उनसे उनसे मिलने के लिए उनके बांद्रा, बॉम्बे में जो बांद्रा है, उनके बंगले पे पहुंचे, दिलीप कुमार साहब के बंगले पे। ये मुगल आजम रिलीज होने के बाद की बात है। 2004 के आसपास में मुगल आजम फिल्म कलर में बन के रिलीज हुई, कलर वर्जन। ब्लैक एंड व्हाइट तो 1960 में बन चुकी थी। तो वो जो बुजुर्ग थे, बुजुर्ग में काफी उम्र थी और फिल्मों के बड़े ये थे, और दिलीप कुमार साहब के तो गजब के थे। तभी वो कहते लखनऊ के थे। वो लखनऊ की जुबान में बोलते हैं कि साहब, वो दिलीप कुमार साहब की मिजाज पुरसी के लिए गए, एक लफज है, तो मिजाज पुरसी के लिए। तो मिजाज पुरसी के लिए जो गए, तो ठीक है, दुआ सलाम हुई, सब कुछ है। तो दिलीप कुमार साहब ने कुछ बात हुई, जो बात मुझे बताई उस बुजुर्गवार ने ही बताई, कि दिलीप कुमार साहब ने उनसे पूछा कि रंगीन मुगले आजम में मधुबाला कैसी लगती। एक स्वाभाविक, एक नेचुरल, एक प्रश्न था, क्योंकि वो कलर वर्षन दिलीप कुमार साहब देख चुके थे, और मधुबाला जी तो हम लोगों के बीच में नहीं रही, 2004 से पहले ही गुजर चुकी थी। तो उस बुजुर्ग साहब ने जो कहा, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उनका जवाब था
और इसी कवाली के सुनने बोले कि उस कलर में, रंगीन में ये कवाली कैसी लगती है, उसमें मधुबाला जी कैसी लगती। सीधा मैं वहीं से वाक्य उठा। उन्होंने कहा वो कलर में और भी संगीन लगे। दिलीप कुमार साहब मुस्कुरा रही, उन्होंने मुझे इतना ही पता, उससे ज्यादा नहीं पता, तो फिर मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, उन्होंने मुझे मना किया था कि मेरा नाम आप मत लीजिए। लेकिन ये कलर फिल्म में जारी होने के, रिलीज होने के महीने भर के अंदर का मामला है, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने जो भी है। लेकिन वो एक ऐसा समय जिसमें दिलीप कुमार साहब की तबीयत थोड़ी सी, जो 2-3 दिन के लिए कुछ होता है हुआ था, तो वो समय एक तो ये वाकया है कि दिलीप कुमार साहब की एक क्यूरियोसिटी है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, ब्लैक एंड व्हाइट को कलर बना दिया गया, तो इस कलर बनी हुई फिल्म में वो कवाली जो है, वो लोग उस कवाली को कैसे देखते हैं, कितना फर्क पड़ा, और उसमें मधुबाला जी कैसी लगती। जाहिर वो नायक थे वो दिलीप कुमार साहब, उनकी दिलचस्पी, उनको कैसा लगता है ये अलग मामला, लेकिन लोगों को क्या लगता है, दिलीप कुमार साहब इसको पूछ रहे थे, ये दिखाता कितने महान कलाकार थे। अब मैं आता हूं कि वो, ऐसा लोग कहते हैं कि ये फिल्म जिस समय बनी थी 1916 में, जितने पैसे में ये फिल्म बनी, उतने पैसे में उस वक्त 5-7 फिल्में आराम से, शायद 1.5 करोड़ रुपए लगे थे उस वक्त 1960। आज के हिसाब से वो कितने पैसे हो के कन्वर्ट कीजिएगा तो वो आप गणित गड़बड़ हो जाए, लेकिन मान के चलिए कि उतने पैसे में उस वक्त 5-7 फिल्में बन सकती थी, अच्छी फिल्में, जो पैसे वाली फिल्में। तो आज भी उतनी ही 5-7 फिल्में बन सकती, सीधा जोड़ लीजिए। और आजकल फिल्मों की लागत आराम से कम, आजकल तो फिल्मों का मुनाफा ही 300 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़ से कम का तो होता ही नहीं। ये एक फैक्ट है कि इस फिल्म की शूटिंग में जो जितने भी सीक्वेंसेस हैं, उसमें दिल खोल करके खर्चा, इस कवाली पे भी खर्चा। उस कवाली पे जो 1.5 करोड़ रुपए की लागत है, मेरा अपना अंदाजा, कोई कैलकुलेशन हमारे पास में नहीं है, शायद ही किसी के पास होगा कि अलग अलग चीज पे कितना कितना खर्चा हो। लेकिन इस कवाली पे भी, इसकी शूटिंग पे बहुत ध्यान दिया गया, बाकायदा एक महफिल है, उस महफिल में 2 कवाल। अब स्वर के हिसाब से देखिएगा तो एक तो लता मंगेशकर जी जो मधुबाला जी की का वर्षन गाती, और इधर एक शमशाद बेगम जी, कोरस है, बहुत सारे सिंगर्स हैं, अदाकार है, सेट है, भव्य सेट है। वो एक दरबार जिसमें सलीम जो है, शहजादा सलीम, जो बाद में जहांगीर बने, वो जहांगीर सलीम के दरबार में कवाली हो रही है, उसका सेट है। तो मुझे पता कि वो सेट बहुत भव्य सेट था, फिल्म में आप वैसे भी दिखे, उसकी भव्यता तो दिख जाएगी। एक तो उस फिल्म के सेट पे जो खर्चा हुआ, इसको मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको सोचें। और मैं फिर ये कह रहा हूं, ये भी एक अलग रिसर्च ही है कि वो 1.5 करोड़ रुपए जो फिल्म पे लगे बनाने पे, 1.5 करोड़ से कई गुना, कहीं ज्यादा पैसे तो सिर्फ इस कवाली की वजह से। उस फिल्म में कितना ट्रेड किया, कितना कमाई की, इसका कोई, इसका ऑथेंटिक ब्यौरा नहीं मिलेगा। बॉक्स ऑफिस जो फिल्में बनती है, अब आजकल हिसाब किताब रखना थोड़ा आसान हो गया है, उस वक्त नहीं था। लेकिन ये फिल्म जो रिलीज हुई मराठा मंदिर में, मुंबई के मराठा मंदिर में, जो मुंबई सेंट्रल के पास का स्टेशन है, मुंबई सेंट्रल, और उसके सामने में है मराठा मंदिर। आप लोग जानते हैं अभी भी मराठा मंदिर है वहां पर। शाहरुख खान साहब की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया अभी भी चल रही है। नहीं, वो फिल्म लगी थी, रिलीज हुई थी पहली बार हिंदुस्तान, तो वो बाकायदा उसकी सवारी निकली थी, शान और शौकत के साथ, शाही सवारी, हाथी वाथी सब निकले थे, और पहले से एडवांस बुकिंग के लिए लोग लाइन लगाए। और सबके बीच में ये चर्चा थी, यार ये फिल्म में तो गजब की कवाली है। मतलब फिल्म देखने के लिए तो आ ही रहे थे लोग, फिल्म और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन इस कवाली की वजह से कई लोगों ने इसको कई दफा देखा। बाद में हुआ ना, एक शोले फिल्म बनी थी, कई लोगों ने कई बार सुनी। तो शोले फिल्म में जो 70s में हुआ, 70 के दशक में, मध्य में,
ये 1960 में हो चुका था कि लोग ये फिल्म आते थे देखने के लिए, इस कवाली को देखने के लिए। इस कवाली की तारीख में ये चीज हमने मेंशन करने की कोशिश की कि अनारकली का कैरेक्टर क्या सच में सही कैरेक्टर था, इतिहास में ऐसा कोई कैरेक्टर है, ये सही है गलत है। एक फिल्म को फिल्म तरीके से, मतलब इतिहास में कहीं इसका उल्लेख नहीं है कि शाहजहां सलीम और अकबर के बीच में युद्ध होता है, वार हुआ, ऐसा कहीं नहीं। हिस्ट्री तो ये कहता है युद्ध नहीं हुआ। यह अनारकली का एक जो हिंदुस्तानी जो समाज, उस समाज में अनारकली का एक कैरेक्टर है बहुत दिनों से, उसके कई फॉर्म है। वो सच और असत्य और सत्य के बीच की एक चीज होती है। तभी तो आप देखिए ना, मैं इसलिए कहता हूँ, उस कवाली पे आएंगे अभी, आएंगे। मैं दो चार थोड़ा और जिक्र कर, हाल में एक फिल्म बनी अनारकली ऑफ आरा। अविनाश दास जी हैं जो जर्नलिस्ट भी थे पहले, अभी फिल्म मेकर हैं, उन्होंने डायरेक्ट फिल्म की। स्वरा भास्कर जी हैं उसमें कैरेक्टर में। तो अनारकली ऑफ आरा मतलब आरा में भी एक अनारकली, फिल्म के टाइटल से तो यही लगता है। अनारकली हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक में अनारकली की कल्पना करने की, अनारकली हर शहर। तो आप जरा इन चीजों को ध्यान में रख करके इस कवाली को देखिए, सुनिए, तो आपको एक नया कुछ मिलेगा। हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। 1960 की कवाली, 2020, 40 साल उधर गए, 20 साल इधर, 60 साल। 60 साल के बाद 2018 में, 2018 में एक वीडियो बनी। 2018 की जो वीडियो है, उस वीडियो में दो कव्वाल है, मतलब महिला कव्वाल, और वो इस कवाली को वो गाती, दोनों के बीच में। एक ने शमशाद बेगम को उठा लिया और एक ने लता मंगेशकर जी को उठा लिया। तेरी महफिल में किस्मत आज़मा कर हम भी और दोनों के बीच में कंपटीशन होता। उसके बाकायदा उसके वीडियो फिल्म बनी, डायस है सब कुछ, और दोनों बड़े घर की हैं, देख के ही लग रहा है कोई प्रोफेशनल कव्वाल नहीं है, वो अमच्योर जो शौकिया कव्वाली, वो गलत। वो लिंक आप ढूंढिएगा तो उसमें इस फिल्म के बहुत सारे, इस कव्वाली के ढेर सारे लिंक हैं उसमें। तब शमशाद बेगम की आवाज में जो गा रही हैं लता मंगेशकर, आखिर क्या वजह है कि 60 साल के बाद भी एक पब्लिक प्रोग्राम में, और वर्जन है उस फिल्म, उस कव्वाली को आप देख सकते हैं, कोई उसमें कॉपीराइट नहीं है। क्या वजह कि 60 साल के बाद भी ये लोग कव्वाली गा रहे हैं और बाकायदा मंच पे गा रहे हैं, बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग हैं। उन दोनों के बीच में स्पर्धा होती। जो हमने नोटिस किया वो बहुत गौरतलब चीज है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि उसी फिल्म में, उसी दरबार में, वह पनघट पे नंदलाल छेड़ दी हो रही, एक गीत है उसी फिल्म, मुगल आजम फिल्म, नौशाद का ही कंपोज किया हुआ, शकील बदावी साहब का लिखा। और वो महफिल में कौन गाती? ये अनारकली ही गाती। तो अनारकली ने ये कव्वाली गाने के पहले वो पेश किया, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ दी हो रही। तो इन चीजों को अगर याद करके इस कव्वाली की तरफ से गुजरेंगे तो कव्वाली के मीनिंग जो है, वो गहरे जो मीनिंग है वो आपके पास आएंगे। ये सिर्फ कव्वाली नहीं है, बहुत कुछ है इसमें। इसके शब्द गौर कीजिएगा, लिरिक्स पे। इसके जो शूटिंग हुई है, तो शूटिंग में जितने भी सीरियस सिनेमाटोग्राफर के आसिफ साहब ने, उस वक्त के जितने बड़े कलाकार, खुद दिलीप कुमार बहुत बड़े कलाकार थे उस वक्त, अभी भी पृथ्वीराज कपूर, मधुबाला जी, ऐसे ऐसे कलाकार, दुर्गा खोटे जी, जो उस वक्त बहुत महंगे होते थे, उन लोग ऐसे लोगों की लाइन, नौशाद साहब उस वक्त वो सबसे महंगे संगीतकार थे, शकील बदावी साहब जो गीत लिखते थे। और संगीत पक्ष तो इसका ऐसा है, इस कव्वाली के बारे में अगर सोचे कि जब इसके म्यूजिक पे नौशाद साहब ने और के आसिफ साहब ने ध्यान दिया तो उन्होंने कहा नहीं साहब,
ये भव्य फिल्म, ग्रैंडियोस ग्रैंड फिल्म। तो उस वक्त वो एक शास्त्रीय क्लासिकल सिंगर होते थे बड़े गुलाम अली। तो उसमें दो गीत हैं, विनोद विप्लव जी बता देंगे। एक गीत है शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो रे, एक गीत है, आप रिकॉल कीजिएगा, एक शुभ दिन आयो रे, पुरुष आवाज में। कौन गाते? तो बड़े गुलाम अली खान साहब। तो बड़े गुलाम अली खान साहब फिल्मों में नहीं गाते, ये तो लोगों को मालूम था कि नहीं गाते हैं, लेकिन इच्छा तो थी के आसिफ साहब की कि नहीं, इसको तो अगर आएंगे तो बड़े गुलाम। तो वो दोनों गए, वो के आसिफ साहब नौशाद जी साहब को लेके गए उनसे। तो बड़े गुलाम अली खान ने कहा कि यार ये लोग कहाँ से आ गए, ये छोड़ेंगे नहीं हमको, ऐसा करते, कुछ ऐसा कर दे कि ये लोग कर ही नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा हम अच्छा ठीक है चलो तुम लोग जिद करते तो हम गाएंगे, 1 लाख रुपया लेंगे। उस वक्त 1960 का 1 लाख। अभी भी सिंगर को 1 लाख मिलता है कि नहीं मिलता मुझे शक, सिंगर को इतने पैसे नहीं मिलते। उन्होंने तो ये सोच कहा कि इतने पैसे बोल देंगे ये लोग दे नहीं पाएंगे, फिर हम बच जाएंगे। क्या साहब ने दिया, 1 लाख ही ना दिया। हम क्या करें जब उस फिल्म के म्यूजिक पक्ष पे एक ऐसे शास्त्रीय क्लासिकल सिंगर से शुभ दिन आए रहे वो गाने के लिए, के आसिफ साहब और नौशाद साहब, उस वक्त 1 लाख रुपए उन्होंने कहा तुरंत। तो कह रहे ये फंस गए, हम तो इनको भगाने के लिए 1 लाख रुपए बोले और ये तो कह रहे कि नहीं हम देखते हैं। उन्होंने एक नहीं दो गीत गाए बड़े गुलाम है। वो क्लासिकल किराना घराना होता है जो म्यूजिक का, किराना घराना बोलते हैं हम लोग के। एक मित्र मनमोहन जी उन्होंने मुझे बताया था रोहतक में और कहीं से। तो वो ये जो कवाली, इस कवाली पे तो है ही, लिरिक्स तो है ही, लिरिक्स जो इंस्ट्रूमेंटेशन है जो इसमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए गए, जो उसके साजिंदे के साथ थे, जो बजाने वाले थे, आप समझ सकते कि क्वालिटी में कहीं से कॉम्प्रोमाइज किया आसिफ साहब ने नहीं किया। इतनी गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी वाली फिल्म, उसके एक एक चीज पे जो इमेजिनेशन था, उसके शूटिंग पे दिल खोल के। इसमें एक बात और हम बताना चाह रहे, खास कर इस कवाली के साथ, कि के अफसर साहब ने तो इतना सोच लिया, अभी करेंगे कहां से भैया, पैसा तो लगेगा, पैसा कहां से आएगा। और याद कीजिए वो 1960 की बात था, देश आजाद ही हुआ था, 10-12 साल हुए थे, 1947 वाला देश पार्टीशन हो चुका था। तो पैसे कहां से लगाएंगे, पैसे तो थे नहीं कोई फिल्म मेक करने के लिए। इतनी ग्रैंड फिल्में बन रही थी कि छोटे मोटे जो फाइनेंसर तो भाग जाते थे, नहीं। अब जो मैंने ये समझिए एक रिसर्च ही, तो एक शापूर जी पालन जी पारसी एक फैमिली है मुंबई में, अभी भी उनके वंशज हैं। साइरस मिस्त्री उनके है वंशज, जो टाटा सन्स के बीच में चेयरमैन भी बने थे। तो शापूर जी पालन जी जो इंडिया में जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसके वो पितामह कहे जा सकते। उन्होंने नींव डाली थी 1700 अंग्रेज जब आए थे उसी के आसपास, नौवहन जिसको कह सकते हैं। लेकिन वो फिल्म में नहीं थे, उन्होंने सिर्फ एक ही फिल्म बनाने में पैसा लगाया, वो है फिल्म मुगल आजम। वो भी संयोग से के आसिफ साहब फिल्म में थे, तो वो शापूर जी पालन जी कुछ फिल्मों के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आ गए थे। तो सीने स्टूडियो जो जिसमें इस फिल्म की शूटिंग भी है और भी कई स्टूडियो है, उसका कंस्ट्रक्शन शापूर जी पालन जी ने किया। तो कंस्ट्रक्शन में है ये जो फैमिली है, इंडस्ट्रियल फैमिली है, अभी भी कंस्ट्रक्शन है, बहुत जगह में कंस्ट्रक्शन है। तो मुंबई में भी वो स्टूडियो, सीने स्टूडियो, वो शापूर जी पालन जी ने बनाया था। उन्होंने कहा हम पैसा लगाते, अब बनाइए। वो गदगद थे कि सब ऐसी कोई फिल्म बनी, और उस फिल्म की जो कल्पना थी कि इसमें कवाली होगी, ये होगा, वो होगा, समाज बनाइए, जो पैसा लगेगा हम लगाए। समझिए, ये चीज बिजनेस जर्नलिज्म के जरिए हमें ये जानकारी कि ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग, उनका पैशन होता है, कोई अच्छी फिल्म बनती है, उसमें फिल्में लगाने के लिए पैसे नहीं आ रहे, तो जिनका फिल्मों से कोई लेना देना नहीं, दूर का रिश्ता नहीं, वो आ जाते हैं, चलो भाई बना। और जो मैं कुछ दिनों पहले विनोद विप्लव जी से चर्चा कर रहा था, ये इस चीज को रेखांकित किया जाना चाहिए। 1960 के बाद 2004 के आसपास में 1-2 साल इधर आ गए, जो फिल्म कलर हुई,
तो उनके जो ग्रैंड सन है शाकुर जी पालन जी के, साइरस मिस्त्री, और ये तो उनका नहीं, मेरे परदादा ने ये फिल्म बनाने में पैसा लगाया था, तो इस फिल्म में अगर कलर बन रहा है तो इसके कलर जो है हम पैसा लगाए, तो हमारा ट्रिब्यूट होगा हमारे पितामह का, उन्होंने मुगल आजम फिल्म के लिए किया था। तो जो मेरी जानकारी है कि कलर बनाने पे ही टेक्नोलॉजी के हिसाब से 10-20 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तो ये दो चीजें, और उन्होंने कहा था कि देखो, जो कलर बने उन्होंने कहा कि ये जो कवाली है ना, ये कलर में थोड़ा और अच्छे तरीके से, ब्लैक एंड व्हाइट में ठीक से नहीं आ रहा। तब मुझे जो सिनेमेटोग्राफी के जो लोग हैं कि आसिफ साहब तो जब बना रहे थे तो उनके दिल में ख्वाहिश थी कि ये कलर बनाए, पैसा नहीं था, और तब तक वो कलर फिल्म में कोई एक फिल्म बन चुकी थी मेरे ख्याल से, मदर इंडिया। तो उन्होंने एक फिल्म का एक जो गीत है वो कलर में डाल दिया था, लेकिन फिल्मों के शूट करते वक्त उन्होंने इतनी सावधानी बरती थी, जहन में ये होगा कि आज नहीं तो कल ये फिल्म कलर में ट्रांसफॉर्मेशन होगा इसका, तो उससे मदद मिली, इतना तक सोचा था। और इस कवाली तो गजब का है, इसमें आप देखिएगा एक सेट पे एक पक्ष जो है उधर लता मंगेशकर का जो मधुबाला जी का, और दूसरे पक्ष जो शमशाद बेगम, और उनके सामने दिलीप कुमार साहब फूल सूंघ रहे, वो कुछ नहीं कर रहे, वो मजे ले रहे। दरबार है और शाहजहां प्रिंस हैं वो, और अकबर के हैं। तो वो कवाली की जो भव्यता है उसको कोई साधारण फिल्मकार नहीं कर सकता, उसकी भव्यता के ग्रैंडियोस को उस फिल्म के शूटिंग में कैप्चर किया गया, वो गाया भी। लता जी ने तो अद्भुत गाया, शमशाद बेगम भी अद्भुत गाया। मैं जिसका जिक्र कर रहा था 2018 का, तो लोग हमें पता है 2018 वाला जो वीडियो इस पे बनी है, उस फिल्म में शमशाद बेगम की आवाज में जिन्होंने गाया, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, वो सलाम करता हूं। उन्होंने पूरी शमशाद बेगम की रूह ला दी, लगता ही नहीं नकल लगता, वो लगता है कि ये ट्रिब्यूट है, ठीक है, किसी कवाली। वो कवाली को हम लोग जो गा रहे हैं तो हम लोग कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम लोग कहीं अंदर से उस कवाली को अपना एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं। हाँ, हमारे अंदर में कवाली, हम लोग 60 साल से इस कवाली को सुन रहे हैं, तो हम जब कवाली गाएं तो इस कवाली को गाने वाले जो लोग हैं सजदा करें नौशाद साहब को, शकील बदायूं साहब को, लता मंगेशकर जी को, शमशाद बेगम जी को, उस फिल्म में कवाली को जिन्होंने पिक्चराइजेशन में मधुबाला जी को, जाहिर है दिलीप कुमार साहब को, के आसिफ साहब को, जो जितने साजिंदे आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, कि हमारे पास एक ये कवाली, मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं, जो पहली बार हमने कहा तो ये हुआ कि जो दो कवाली ऐसी हैं जो दोनों ग्रेट, रोशन साहब का कंपोज किया हुआ, और जो बरसात की रात का वो जो कवाली है साहिर साहब, साहिर लुधियानी का, वो भी ग्रेट कवाली, लोग उनका ये भी ग्रेट कवाली। इसमें से कौन ज्यादा ग्रेट है कौन कम ग्रेट है, ये तो किसी को ये अच्छा लगेगा, किसी को वो अच्छा लगेगा। इसमें लता मंगेशकर जी हैं मुगल आजम वाली, उसमें लता मंगेशकर जी नहीं, उसमें आशा भोसले जी हैं, इसमें आशा भोसले जी नहीं, इसमें शमशाद बेगम है, उसमें शमशाद बेगम नहीं। और ये दोनों फिल्म और दोनों कव्वाली लगभग एक ही वक्त पर, उसमें नौशाद साहब नहीं है, रोशन साहब खुद म्यूजिक कंपोजर, इसमें नौशाद साहब है, इसमें शकील बदायूनी है, और उसमें हैं जो साहिर लुधियानवी है। तो कंपैरिजन तो नहीं हो सकता। इसमें मधुबाला जी हैं, ये सब जो अलग चीज आप पे डिपेंड करता है। हमारे हिसाब से हिंदुस्तान की तारीख में, इतिहास में, ये दोनों ही कवाली ग्रेट कवाली। 19-20 का फर्क, कौन 19 कौन 20, ये आप पे डिपेंड करता है। कभी हो सकता है किसी आदमी को ये कवाली अच्छी लगे, आज हम बोल रहे हैं तो हम ये इस कवाली के पर मेरा ध्यान ज्यादा जाए, आप सुन रहे तो आपका ध्यान इस कवाली पर ज्यादा जाहिर है। जब तक वो दूसरी और कवाली नहीं सुनेंगे, कवाली आपके अंदर में घुस जाएगा, दिलो दिमाग एक लफ्ज पे।
तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखें। तो ये कॉन्फिडेंस है, हमें भी मौका मिलेगा तो हम भी अपना परफॉर्मेंस है तो परफॉर्मेंस के जरिए वो कर रहे हैं। तो इतनी सारी बातें हमारे जहन में थी। कुछ एक बातें अगर मैं मिस कर रहा हूँ, जैसे इस कवाली के बारे में किन्होंने लिखा है, शकील बदानी साहब ने म्यूजिक दिया, नौशाद साहब लखनऊ के एक सिनेमा घर में, उस वक्त फिल्में चलती थी, फिल्म चलती स्क्रीन पे चलता था, उसके पर्दे के पीछे आगे अगल बगल में बैठ करके वो साज बजाते थे, वहां से फिल्मों में आए थे। तो उनके पास संगीत का, म्यूजिक का बहुत सारा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, वो ऐसे नहीं अचानक नहीं आए, उनके पीछे रियाज। तभी तो इस फिल्म में एक एक म्यूजिक का जो है वो फुल्की है, ये है, तमाम सारा सब कुछ है उसका। कवालियों की जो थाप है उसमें भी रिदम है, ऐसे नहीं कि बजा रहे, उसमें रिदम है, कैसे बजाएंगे इस पक्ष की लोग के बजाने का उसको गौर से देखेगा, उसमें एक खास तरीके का एक पैटर्न है। वो पैटर्न है कि जब मधुबाला जी गाते हैं तो उनके जो संगत के साथ देने वाले जो आर्टिस्ट हैं, उनकी जो थाप है, उस थाप का रिदम अलग है मधुबाला जी की तरह से। मधुबाला जी कितनी खूबसूरत थी, सुंदर थी, कहने की जरूरत तो नहीं। तो वो उनकी जो खूबसूरती है, तो जो गाएंगी, उस गाने में जो भी कुछ होगा, उनको जो लिरिक्स होंगे, शब्द होंगे, अल्फाज होंगे, उसमें भी खूबसूरती रहे। ये एक आग्रह था के आसिफ साहब का, नौशाद साहब का। और शूटिंग में सिनेमेटोग्राफर मेरे ख्याल से माथुर साहब थे शायद, लेकिन तो वो उस जमाने के बहुत महंगे सिनेमेटोग्राफर थे, उन्होंने सब किया है। इधर शमशाद बेगम जो गा रही, इनमें भी था। अब इसमें कौन कौन जीता कौन हारा, वो ऐसा तो है नहीं कि दिलीप कुमार एक तरफ अनारकली जिनके बारे में कहा जाता है कि वो उनसे लव करते थे, मोहब्बत करते थे, और मोहब्बत के मामले में तो सलीम साहब के क्या करने, नूरजहां से भी उनकी मोहब्बत के चर्चे, पूरा ताजमहल कर दिया। वो तो लव की एक निशानी है। तो लव की एक निशानी ये कवाली, एक तरफ वो ताजमहल, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कवाली एक इंसिडेंटल, कवाली के फॉर्म में ये एक्सप्रेस हुआ, किसी और दूसरे गीत के माध्यम से हो सकता, लेकिन आखिर क्या सोचा नौशाद साहब ने कि हासिल नहीं साहब इसको कवाली के जरिए ही किया जाए। यही एक चीज है जिसके लिए इस सीरीज में जो कवालियों पे जोर है उनको हम सलाम करते हैं। कवालियों के जरिए इश्क, मोहब्बत, प्यार, लव को एक्सप्रेस करना एक हिंदुस्तानी एक फेनोमेना है, ये पश्चिम में तो नहीं। हिंदुस्तान का मतलब अनडिवाइडेड इंडिया नहीं, पाकिस्तान, इंडिया, कवाली के फॉर्म पाकिस्तान में भी, नुसरत फतेह अली खां, उनके वालिद, तो वो कवाली के जरिए आया है। मुझे नहीं लगता ये कवाली भी फिर अब कभी गाई जा सकेगी, बन सकेगी। जो बन गई तो बन गई, बची हुई हम लोग संभालें इसको। डिजिटाइज हो चुका है, मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, क्योंकि कलर फिल्म बन चुकी है मुगल आजम की, इसके जितने टेक्निकल चीजें थे उन सबको बहुत अच्छे तरीके से, 1960 में टेक्नोलॉजी वैसे नहीं थी, तब वो इसको कहते हैं ना HD, ये सब नहीं था। तो जब कलर बनी तो उसमें जितने टेक्निकल चीजें थी वो सब कर दिया गया। तो अब इसके जो इस कवाली को सुनेंगे तो HD फॉर्म में आए, आप सुनिए, आपको अच्छा लगे। आप इसको देखने के बाद आप अपने कमेंट्स दें, तो ये जो सीरीज बना रहे हैं उनका हौसला बढ़ेगा, और उनके कारण